दोस्तों, आज मैं आया हूं इजिप्ट। मेरे पीछे पिरामिड बन रहे हैं। यहां पर लोग इतने विशाल पत्थरों को नदी में तैरा कर ला रहे हैं। क्या सच में पिरामिड को एलियंस ने बनाया था या मनुष्यों ने? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, समय के पहिए को जरा उल्टा घुमाइए। आज की बुर्ज खलीफा और स्मार्ट सिटीज को भूल जाइए। हम चल रहे हैं आज से 4500 साल पीछे, साल 2560 ईसा पूर्व। ये वो दौर है जब इंसानों के पास न तो लोहे के औजार थे, न पहिए की समझ थी और न ही कोई क्रेन या बुलडोजर। लेकिन मिस्र के एक राजा के मन में एक ऐसा ख्याल आया जो आने वाले 40 सदियों तक दुनिया को हैरान करने वाला था। उस राजा का नाम था फेरो खुफू। रेगिस्तान की जलती हुई गर्मी में नील नदी के पश्चिमी किनारे पर खुफू खड़ा है। वो सिर्फ एक राजा नहीं है, मिस्र के लोग उसे धरती पर भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन खुफू जानता है कि एक दिन उसका ये नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा और यहीं से जन्म होता है एक असंभव सपने का। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन उस आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो उसकी आत्मा को सीधे तारों तक ले जाए। उसे सिर्फ एक कब्र नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था एक पुनर्जन्म का दरवाजा। और वो दरवाजा बनने वाला था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जरा सोचिए, उस जमाने के इंजीनियरों पर क्या गुजरी होगी जब खुफू ने अपना विजन उन्हें बताया होगा। उन्हें एक ऐसी इमारत बनानी थी जो 147 मीटर ऊंची हो। ये इतनी ऊंची थी कि अगले 3800 सालों तक, जब तक 1311 एडी में इंग्लैंड का लिंकन कैथेड्रल नहीं बना, तब तक ये इंसानों द्वारा बनाई गई धरती की सबसे ऊंची चीज रही। आज हम एफिल टावर या बुर्ज खलीफा को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन याद रखिए, बुर्ज खलीफा का वजन लगभग 5 लाख टन है, जबकि खुफू के इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन। ये वजन इतना है मानो 12 बुर्ज खलीफा को पिघलाकर एक जगह जमा कर दिया गया हो। या फिर हाथियों की बात करें तो 10 लाख हाथियों का वजन एक ही जगह पर खड़ा करना था, और ये सब बिना किसी हाइड्रोलिक मशीन के। लेकिन ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, ये गणित और भूगोल का एक ऐसा चमत्कार था जिसे आज के सुपर कंप्यूटर भी सलाम करते हैं। खुफू के आर्किटेक्ट्स ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक जगह चुनी, गीजा का पठार। उन्होंने इसे ऐसे ही नहीं चुना। उन्होंने देखा कि यहाँ की जमीन के नीचे एक ठोस चट्टान है जो लाखों टन वजन को झेल सकती है। अगर वे इसे रेत पर बनाते तो ये पिरामिड कब का जमीन में धंस चुका होता। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने इसे ट्रू नॉर्थ यानी बिल्कुल उत्तर दिशा की ओर अलाइन किया। आज हमारे पास जीपीएस है, हमारे पास कंपास है। उस वक्त उनके पास सिर्फ तारे थे और सूरज की परछाई। फिर भी उन्होंने इसे इतनी सटीकता से बनाया कि इसमें सिर्फ 0.05 डिग्री का ही अंतर है। ये सटीकता आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स में भी मुश्किल से मिलती है। अक्सर फिल्मों में हमें दिखाया जाता है कि हजारों गुलामों को कोड़े मार मार कर पत्थर खींचने पर मजबूर किया जा रहा है। हॉलीवुड ने हमारे दिमाग में यही तस्वीर बनाई है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने गीजा की रेत को हटाया तो उन्हें वहां कोई जंजीरें नहीं मिली। उन्हें वहां मिली बियर की मर्तबान, रोटियों के साँचे और मेडिकल ट्रीटमेंट के सबूत। ये कोई जुल्म की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी एक पूरी सभ्यता के एकजुट होने की। खुफू ने गुलामों को नहीं बल्कि अपने देश के सबसे हुनरमंद कारीगरों, किसानों और इंजीनियरों को बुलाया था। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट था। जैसे आज कोई देश चांद पर रॉकेट भेजता है, वैसे ही पूरा मिस्र अपने राजा को अमर करने के लिए इकट्ठा हुआ था। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा था, बिना पहिए के, बिना लोहे के और बिना क्रेन के आखिर कैसे उन्होंने 2.5 टन से लेकर 80 टन तक के पत्थरों को काटा? कैसे उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से खींचा? और कैसे उन्हें जमीन से 480 फीट ऊपर हवा में सटीक जगह पर फिट किया? क्योंकि याद रहे, अगर एक पत्थर भी अपनी जगह से
1 इंच इधर उधर होता तो ये पूरा पिरामिड ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। लेकिन ये आज भी खड़ा है। खुफू का सपना एक कागज के टुकड़े से निकलकर हकीकत बनने जा रहा था और इसके लिए शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे बड़ा और जटिल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। रेगिस्तान की शांति अब टूटने वाली थी। छेनियों की आवाज, मजदूरों का शोर और नावों की कतारें अब नील नदी का सीना चीरने को तैयार थीं। पिरामिड बनाना सिर्फ पत्थर जोड़ने का काम नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का खेल था। जरा सोचिए, मिस्र के पास उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विजन तो था, लेकिन उसे बनाने के लिए जरूरी सामान नदारद था। गाड़ियां जो रेत पर फिसल सके और पत्थर ढोने वाली विशाल नावों के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए थी। मिस्र के खजूर के पेड़ इसके लिए बेकार थे, तो खुफू ने अपने नाविकों को उत्तर की ओर भेजा, आज के लेबनान में। वहां के पहाड़ों पर उगने वाले देवदार के पेड़ अपनी मजबूती के लिए मशहूर थे। पुरानी लिपियों में दर्ज है कि कैसे 40-40 जहाजों का बेड़ा लेबनान से लकड़ी लेकर नील नदी के रास्ते मिस्र पहुंचता था। ये उस दौर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट था जिसने पिरामिड की नींव रखी। अब आइए उस सबसे बड़े झूठ को दफन करते हैं जो हमें सदियों से बताया जा रहा है कि पिरामिड गुलामों ने बनाया। 1990 के दशक में गीजा के पिरामिड के पास मार्क लेहनर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पूरा शहर खोज निकाला। इसे उन्होंने मजदूरों का शहर कहा और वहां जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहां गाय, भेड़ और बकरी की हजारों हड्डियां मिली। हिसाब लगाने पर पता चला कि यहां हर रोज 4000 पाउंड मांस पकाया जाता था। गुलामों को इतना शाही खाना नहीं मिलता। ये लोग गुलाम नहीं थे, ये मिस्र के सम्मानित नागरिक थे। उन्हें तनख्वाह के रूप में रोटी, कपड़े और बियर मिलती थी। जी हाँ, प्राचीन मिस्र में बियर एक नशीला पदार्थ नहीं बल्कि पोषण का जरिया थी, एक गाढ़ा सूप जैसा पेय जो उन्हें दिन भर कड़ी धूप में काम करने की ताकत देता था। ये एक नेशनल सर्विस की तरह था। जब नील नदी में बाढ़ आती और खेती करना नामुमकिन हो जाता तो किसान अपने खेतों को छोड़कर राजा के लिए पत्थर जोड़ने आ जाते थे। ये उनके लिए गर्व की बात थी। वे अपनी टीम्स बनाते थे और उनके नाम भी रखते थे, जैसे खुफू के शराबी या खुफू के दोस्त। उन्होंने पत्थरों पर अपने नाम ऐसे ही उकेरे हैं जैसे आज कोई अपनी डेस्क पर नाम लिखता है। लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु थी नील नदी। खदानें 800 किलोमीटर दूर थी। बिना ट्रक या ट्रेन के इतना भारी ग्रेनाइट कैसे आया? जवाब है पानी की ताकत। प्राचीन इंजीनियरों ने नील नदी की बाढ़ का इंतजार किया। उन्होंने पिरामिड की साइट तक कृत्रिम नहरें और बंदरगाह खोदे। जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो भारी पत्थरों से लदे जहाज सीधे पिरामिड के पैरों तक पहुंच गए। कुदरत उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम कर रही थी। उन्होंने पानी को अपना कन्वेयर बेल्ट बना लिया था। तुरा का सफेद चूना पत्थर हो या असवान का लाल ग्रेनाइट, सब कुछ पानी पर तैर कर आया। सब कुछ साइट पर पहुंच चुका था। लाखों टन पत्थर, हजारों मजदूर और तांबे के औजार। बेस तैयार था, रसद का जाल बिछ चुका था। लेकिन अब उनके सामने भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। सामान जमीन पर तो आ गया, लेकिन उसे 480 फीट ऊपर हवा में कैसे ले जाया जाए? बिना किसी क्रेन के, बिना किसी हाइड्रोलिक लिफ्ट के। क्या उन्होंने कोई जादुई रैंप बनाया या कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जो आज लुप्त हो चुकी है? रेगिस्तान की हवाओं में अब गणित और इंजीनियरिंग का एक ऐसा खेल शुरू होने वाला था जिसे समझना आज के वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक फुटबॉल मैदान को बिल्कुल समतल करना है, इतना समतल कि एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 2 सेंटीमीटर का फर्क हो, तो आप क्या करेंगे? आज आप लेजर लेवलर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन खुफू के इंजीनियरों ने 13 एकड़ की जमीन को समतल करने के लिए किसी मशीन का नहीं बल्कि पानी का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरे बेस पर नालियां खोदी और उनमें पानी भर दिया। पानी हमेशा अपना स्तर खुद ढूंढ लेता है। उन्होंने पानी की सतह को मार्क किया, पानी खाली किया और फिर चट्टान को उस निशान तक काट दिया। ये फ्लूइड डायनामिक्स का सबसे आदिम और सटीक इस्तेमाल था। नतीजा, एक ऐसा बेस जो आज के किसी भी आधुनिक होटल की नींव से ज्यादा समतल था। बेस तैयार था।
अब बारी थी उन 2.5 टन के पत्थरों को घसीटने की। रेगिस्तान की रेत पर भारी चीज खींचना नरक जैसा काम है। रेत सामने जमा हो जाती है और स्लेज जाम हो जाता है। सदियों तक हम सोचते रहे कि उन्होंने हजारों लोगों की ताकत झोंक दी होगी, लेकिन जवाब उनकी ही एक पेंटिंग में छुपा था, जेहूती होतेप के मकबरे की पेंटिंग। इस पेंटिंग में एक विशाल मूर्ति को खींचते हुए दिखाया गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर दिखता है कि स्लेज के सबसे आगे खड़ा एक आदमी जमीन पर पानी गिरा रहा है। ये कोई रस्म नहीं थी, ये फिजिक्स थी। 2014 में वैज्ञानिकों ने साबित किया कि अगर रेत में 2% से 5% पानी मिलाया जाए तो कैपिलरी ब्रिज बनते हैं। रेत सख्त हो जाती है और घर्षण आधा हो जाता है, यानी जो पत्थर खींचने के लिए 100 लोगों की जरूरत थी, वो कीजिए एक विशाल लकड़ी का ढांचा, रस्सियां और दूसरी तरफ मजदूरों की एक पूरी टीम जो अपनी जान की बाजी लगाकर उस पत्थर को इंच दर इंच ऊपर उठा रही है। ये इंजीनियरिंग कम और साहस ज्यादा था। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो ये वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। आज हम उसे खुरदुरा और सीढ़ीदार देखते हैं, लेकिन 4500 साल पहले ये तुरा के सफेद चूना पत्थर से ढका हुआ था। इसे इतनी बारीकी से पॉलिश किया गया था कि ये रेगिस्तान में एक हीरे की तरह चमकता था। कहा जाता है कि इसकी चमक चांद से भी दिखाई देती होगी। लेकिन इसके डिजाइन में एक और राज छुपा था। हवा से देखने पर पता चलता है कि ये पिरामिड 4 भुजाओं वाला नहीं बल्कि 8 भुजाओं वाला है। इसकी दीवारें अंदर की तरफ बहुत हल्का सा धसी हुई है। ये धसाव इतना सूक्ष्म है कि जमीन से नहीं दिखता। ये सिर्फ साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दौरान, जब सूरज की रोशनी एक खास कोण पर पड़ती है, तभी दिखाई देता है। ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। शायद संरचना को मजबूत बनाने के लिए, या शायद परछाई के जरिए समय बताने के लिए। ये सबूत है कि उनके पास सिर्फ हथौड़े नहीं थे, उनके पास गजब का विजन था। 20 साल, 23 लाख पत्थर और लाखों टन पसीना। आखिरकार वो दिन आया जब पिरामिड के शिखर पर आखिरी पत्थर, जिसे पिरामिडियन कहते हैं, रखा गया। ये सोने और इलेक्ट्रम की परत से मढ़ा हुआ था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी, पूरा मिस्र एक रोशनी से नहा गया। खुफू का पुनर्जन्म का दरवाजा तैयार था। बाहर से ये शांत था, एक पहाड़ जैसा, लेकिन इसके अंदर सन्नाटा नहीं था। इसके अंदर गणित, खगोल विज्ञान और एक राजा की जिद गूंज रही थी। अब हमें चलना होगा उस अंधेरे में, पिरामिड के अंदर, जहां दीवारों पर कोई चित्रलिपि नहीं है, जहां खजाना नहीं मिला, लेकिन जहां एक ऐसा रहस्य है जो तारों से बातें करता है। हम पिरामिड के अंदर हैं। हैरानी की बात यह है कि प्राचीन मिस्र के बाकी मकबरों की तरह यहाँ दीवारों पर कोई शानदार चित्रकारी नहीं है, कोई हायरोग्लिफ्स नहीं है जो राजा की तारीफ करे। यहाँ सिर्फ पत्थर का सन्नाटा है। ये सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी धड़कनें सुनाई देंगी। हम चढ़ रहे हैं ग्रैंड गैलरी की ओर। 153 फीट लंबा और 28 फीट ऊंचा एक ऐसा गलियारा जिसे देखकर यकीन नहीं होता कि ये हजारों साल पहले बना था। इसकी छत कॉर्बलिंग तकनीक से बनी है। पत्थर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे गए हैं कि वे बिना किसी सहारे के हजारों टन का वजन झेल रहे हैं। गैलरी के अंत में हम झुककर एक छोटे दरवाजे से गुजरते हैं और पहुंचते हैं पिरामिड के दिल में, किंग्स चैम्बर। ये पूरा कमरा असवान के लाल ग्रेनाइट से बना है और कमरे के बिल्कुल बीच में रखा है वो रहस्य जिसके लिए ये सब कुछ बनाया गया था, एक ताबूत। ये ताबूत भी ग्रेनाइट के एक ही विशाल टुकड़े को काट कर बनाया गया है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो एक सिहरन दौड़ जाती है। ये ताबूत कमरे के दरवाजे से बड़ा है। इसका मतलब साफ है, इसे पिरामिड बनने के दौरान ही यहाँ रखा गया था। पिरामिड इसके चारों ओर बनाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, खुफू कहाँ है? जब 9वीं शताब्दी में खलीफा अल मामून के लोग डायनामाइट और छेनी लेकर पहली बार यहाँ घुसे तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें सोने का खजाना और राजा की ममी मिलेगी, लेकिन उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। ताबूत खाली था, ढक्कन गायब था,
एक टूटा हुआ कोना और बस धूल। क्या लुटेरे उनसे पहले पहुंच गए थे या फिर खुफू को कभी यहां दफनाया ही नहीं गया? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कमरा सिर्फ एक डिकॉय यानी छलावा था और असली मकबरा आज भी पिरामिड के नीचे कहीं छुपा हुआ है जिसे हमने खोजा नहीं है। लेकिन ये इमारत सिर्फ एक कब्र नहीं थी, ये एक मशीन थी। किंग्स चैम्बर की दीवारों में 2 छोटी छोटी सुरंगें यानी शाफ्ट्स हैं जो पिरामिड के बाहर की ओर जाती हैं। पहले लोग सोचते थे कि ये हवा के लिए है, लेकिन एक मरे हुए राजा को हवा की क्या जरूरत? आधुनिक खगोलविदों ने जब लेजर से इनकी सीध जांची तो वे दंग रह गए। उत्तरी शाफ्ट सीधे उस समय के ध्रुव तारे यानी नॉर्थ स्टार की ओर इशारा कर रहा था, जिसे मिस्र के लोग कभी न मरने वाला तारा कहते थे। और दक्षिणी शाफ्ट वो इशारा कर रहा था ओरायन बेल्ट की ओर, जो भगवान ओसाइरिस का घर माना जाता था। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक लॉन्च पैड था। पिरामिड का मकसद राजा के शरीर को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को एक गाइडेड मिसाइल की तरह सीधे देवताओं के बीच लॉन्च करना था। साल 1196 एडी में सुल्तान अल अजीज उथमान ने पिरामिडों को नष्ट करने का आदेश दिया। मजदूरों ने 8 महीने तक कोशिश की, लेकिन ये पहाड़ इतना विशाल और मजबूत था कि वे हार मान गए। वे सिर्फ मेनकौरी के पिरामिड पर एक छोटा सा घाव छोड़ पाए। 1303 एडी में एक भयानक भूकंप आया जिसने अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस को गिरा दिया, लेकिन गीजा का पिरामिड अपनी जगह से हिला तक नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मोर्टार और पत्थरों के बीच ऐसे गैप्स छोड़े गए थे जो इसे लचीला बनाते हैं। जब धरती हिलती है तो पिरामिड साथ में हिलता है, टूटता नहीं। 4500 साल पहले के इंजीनियरों ने भूकंप रोधी तकनीक इजाद कर ली थी। तो दोस्तों, आज जब हम इस ढांचे को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? कुछ लोग इसमें एलियंस की साजिश ढूंढते हैं, क्योंकि वे ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे पूर्वज इतने चतुर थे। कुछ लोग इसमें छुपी हुई ऊर्जा की तलाश करते हैं, लेकिन सच शायद इन पत्थरों की तरह ही ठोस और सरल है। ग्रेट पिरामिड इंसान की उस आदिम इच्छा का प्रतीक है, भुलाए जाने का डर। खुफू जानता था कि उसका शरीर मिट जाएगा, उसका नाम इतिहास की किताबों से गायब हो जाएगा, लेकिन उसने पत्थर पर एक ऐसी इबारत लिखी जिसे समय भी नहीं मिटा सका। ये सिर्फ मिस्र की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये सबूत है कि जब इंसान एक मकसद के लिए एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो धर्म हो, राजा हो या विज्ञान, तो वे पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। सूरज ढल रहा है, गीजा की रेत ठंडी हो रही है, पर्यटक वापस जा रहे हैं, लेकिन वो विशाल त्रिकोण वहीं खड़ा है, आसमान को घूरता हुआ, मानो वो हमसे कह रहा हो, मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, और जब तुम्हारी गगनचुंबी इमारतें धूल बन जाएंगी, मैं तब भी यही रहूंगा। एक पुरानी अरब कहावत है, इंसान समय से डरता है, लेकिन समय पिरामिड से डरता है।